हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज़ कर रहे हैं जो कि क्लास 7th, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पूरी क्लास 6 की एनसीईआरटी को कवर किया है। ये हमारी क्लास 7th की एनसीईआरटी है, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 2 और टॉपिक का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर, ठीक है। हमारी पृथ्वी के अंदर को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 जो है उसको अच्छी तरीके से कवर किया है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा। हम लोग पूरा चैप्टर मतलब पूरी एक एक लाइन नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पॉर्टेंट है मैंने उसका पूरा शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है। हम लोग टू द पॉइंट एग्जैक्टली उसी फैक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको इसका सारा पीडीएफ सारी क्लासेस ओवर होने के बाद एक साथ मिलेगा एंड में, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर है हमारी पृथ्वी के अंदर, ठीक है। हमारी पृथ्वी यानी हमारा जो पृथ्वी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ये एक डायग्राम है, इसको ज़रूर नोट करिएगा। ये आपका अर्थ है, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। क्या है? आंतरिक संरचना। आपको पता है, अगर वैसे कहा जाए तो पहले हम एक डायग्राम, आपने एक डायग्राम हमेशा देखा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पृथ्वी की लेयर्स, जब हम पृथ्वी को इस तरीके से अगर बीच भाग से थोड़ा सा हिस्सा निकाल लें तो कुछ इस तरीके की आपको लेयर्स दिखाई देंगी, ठीक है। तो जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं क्या? क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट कहा जाता है। फिर बीच वाले हिस्से को कहा जाता है मेंटल, और लास्ट वाला जो एकदम लास्ट होता है उसको क्रोड कहते हैं। क्या कहा जाता है? क्रोड। और इसे सबसे एंड जो एकदम पॉइंट होता है वो कितना होता है? 6371 मीटर इसकी टोटल जो है लंबाई है, ठीक है। ये आप लोग बचपन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखे होंगे कि पृथ्वी की कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होगी, ठीक है ना। मेन मुख्यतः 3 होती है, उसके अंदर और भी पार्ट्स आपको देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर आपका मेंटल, और देन उसके बाद क्रोड, ठीक है। इसकी सबसे ऊपरी मतलब आंतरिक परत होती 6371 जो है इसकी टोटल जो है अंदर की लेंथ है किलोमीटर में, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप देखिए ये पूरी हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी को थोड़ा सा कट कर दिया गया है, ठीक है। जो सबसे ऊपरी परत दिख रही है इसको कहते हैं क्या? क्रस्ट, ठीक है। जो दूसरी लेयर आपको दिख रही है इसको कहा जाता है मेंटल, और जो तीसरी लेयर है, ठीक है। और हाँ, मेंटल भी 2 होते हैं। जैसे मान लीजिए जो हमारा मेंटल है तो मेंटल 2 होते हैं, एक होता है आंतरिक मेंटल और एक होता है बाह्य मेंटल, ठीक है। तो एक मेंटल नॉर्मल है, एक क्रोड मेंटल इसको कहा जाता है, जो आपके एनसीईआरटी में जो दिया गया है, ओके। अब बात करें क्रोड, यानी ये जो बीच की लेयर है यहाँ पे क्रोड और मेंटल एक साथ आपको देखने को मिलेगा। नीचे वाली जो है क्रोड है तो इसके भी 2 भाग होते हैं, एक होता है क्रोड और एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये अंदर वाला पार्ट जो है, ये अंदर वाला पार्ट, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्रोड इंटरनल। क्रोड के ऊपर वाला इसको कोर भी कहा जाता है, क्रस्ट मेंटल कोर। कहीं कहीं क्रोड देखने को मिलेगा, कहीं कहीं कोर देखने को मिलेगा। तो जस्ट इसके ऊपर का जो ये पार्ट होता है ना, इसको कहते हैं क्या? क्रोड। क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है। और इसकी टोटल आंतरिक बिंदु जो होता है 6371 किलोमीटर स्क्वायर के रूप में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इस तरीके से हमारी पृथ्वी की संरचना है और पृथ्वी के अंदर इस तरीके से 3 भाग पाए जाते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब इन्हीं तीनों भाग को इस चैप्टर में हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, क्रोड या कोर बोलते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर या क्रोड, ठीक है। एक एक करके पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट इसको हम कहते हैं क्या? क्रस्ट जो सबसे महाद्वीप का सबसे ऊपरी परत होता है, महाद्वीप नहीं कह सकते, पूरी पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत होता है। और इसी क्रस्ट में आपको कुछ इस तरीके की आकृति, यानी आधा हिस्सा आपको, निचला हिस्सा पानी की सतह दिखाई देगा और ऊपर उठे हुए हिस्से आपको महाद्वीप दिखाई देंगे, ठीक है। यानी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्रस्ट है, क्रस्ट की लेयर है। क्रस्ट के ऊपर आपको लगभग 5 किलोमीटर में
पूरा महासागर देखने को मिलेगा। और 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको महाद्वीप, यानी हम लोग कहाँ रह रहे हैं, हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, क्रस्ट से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर रह रहे हैं। और जो समुद्र है, महासागर है, वो 5 किलोमीटर के ऊपर है। ठीक है। और जो क्रस्ट होता है ना हमारा, तो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है 2 तत्व। क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले 2 तत्व है सिलिका और एल्यूमिनियम। SiN यानी सिलिका, ठीक है, Al मतलब एल्यूमिनियम बोलते हैं, एल्यूमिना आपके NCERT में लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, SiO2 Al2O3 क्या हो जाएगा, SiO2 Al2O3। ये क्या है, ये जो है आपका एल्यूमिनिया है। ठीक है, एल्यूमिना कह सकते हैं इसको। तो ये याद रखिएगा। समुद्र तल से, यानी ये जो आपका क्रस्ट वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये समुद्र तल से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको महाद्वीप दिखाई देगा। और 5 किलोमीटर की ऊंचाई की तरफ आप जाएंगे तो आपको महासागर दिखाई देगा। ठीक है, ये समुद्र का तल है, यानी अंदर, जहाँ से ये क्रस्ट की जो परत है वो मतलब ख़त्म होती है, और यहाँ ऊपर महाद्वीप और महासागर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रस्ट में क्या होता है, सियाल होता है, यानी सिलिका और एल्यूमिनियम। याद रखिए फॉर्मूला SiO2 Al2O3। समुद्र तल से 35 किलोमीटर महाद्वीप और 5 किलोमीटर महासागर मिलेगा आपको। महासागर की परपटी जो है, मतलब महासागर की जो परपटी है, सीमा कहलाएगा। सीमा यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, सीमा भी कह सकते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। जो महासागर की परपटी है, यानी ये अंदर वाला हिस्सा आपको देखने को, यहाँ पे आपको सीमा भी देखने को मिलेगा। ये नोट के रूप में आप में लिखा गया है। यानी कि जो महासागर का हिस्सा है, इसमें आपको सीमा देखने को मिलेगा, यानी कि सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम। और जो महाद्वीप है, उसमें आपको सियाल देखने को मिलेगा, यानी हमारे महाद्वीप में कौन सा तत्व पाया जाएगा, सियाल, यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम। अब चलिए देखते हैं, विश्व की सबसे गहरी खान आपको पता है कहाँ है? विश्व की सबसे गहरी खान साउथ अफ्रीका में स्थित है, 4 किलोमीटर। कितना? 4 किलोमीटर। विश्व की सबसे गहरी खान साउथ अफ्रीका में स्थित है, 4 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने जो है सियाल को पढ़ा। ठीक है, मतलब पूरा क्रस्ट को कवर किया। ये सबसे ऊपरी परत होती है, और इसकी ऊंचाई पर आप जाएंगे तो 5 किलोमीटर में महासागर और 35 किलोमीटर में महाद्वीप आपको देखने लगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेंटल। तो जैसे मान लीजिए ये आपका सबसे ऊपर आप जाएंगे ना, तो ऊपर की परत क्रस्ट हो गई, और नीचे जाएंगे तो आपको मेंटल देखने को मिलेगा। मेंटल जो टोटल है वो 2900 किलोमीटर है, यानी जो पृथ्वी का बीच का हिस्सा है वो टोटल कितने में मेंटल का हिस्सा आता है, तो ये आता है आपका 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर याद रखिएगा। एक चीज़ नोट करिएगा, ये जो सियाल है ना, ये मेंटल वाले हिस्से में ही पाया जाता है ज़्यादातर। मतलब जब आप अंदर की तरफ जाएंगे तो जो क्रस्ट है उसमें सीमा पाया जाएगा, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। मेंटल में आपका क्या मिलेगा? सियाल, यानी सिलिका और एल्यूमिनियम। और जो क्रोड है या अंदर वाला हिस्सा, उसमें पाया जाता है नीफे, निकल और फेरेट। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी यहीं से पूछा जाता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं मेंटल टोटल कितने किलोमीटर है? 2900 किलोमीटर है। ठीक है ना। क्रोड की बात करें तो 3500 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है, यानी कि ये जो हमारा क्रोड है उसकी टोटल त्रिज्या कितनी है? 3500। ये जो अंदर वाला हिस्सा है कितनी है? 3500। और ये जो मैंने आपको गलती से बोल दिया था 3671 किलोमीटर स्क्वायर, तो ये आपको सिर्फ किलोमीटर में याद रखना है, स्क्वायर में नहीं। ठीक है ना, किलोमीटर में। यानी कि टोटल जो इसका एंड पॉइंट है वो, क्योंकि आप देखिए क्रस्ट आपको ज़्यादा नहीं, लगभग आप जाएंगे तो 18 किलोमीटर के आसपास ही आपको क्रस्ट देखने को मिलेगा। फिर मेंटल 2900 किलोमीटर में है, और इसका एंड पॉइंट 6371, यानी पृथ्वी से आप अंदर की तरफ जाएंगे तो पृथ्वी ख़त्म होगी 3671 किलोमीटर में।
ठीक है ना, याद रखिएगा। तो हम लोग क्रोड को देख रहे थे जिसकी त्रिज्या बताई गई कितना, 3500 किलोमीटर, कितना 3500 किलोमीटर, जिसमें नीफे पाया जाता है। तापमान और दाब यहाँ सबसे अधिक, तापमान और दाब जो है आपको पता है क्रोड में सबसे अधिक होगा क्योंकि सबसे अंदर है। और जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और दाब भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर जो है हाई होगा और दाब भी हाई होगा। और जब आप इन पॉइंट तक जाएंगे तो बहुत हाई, यहाँ तो पत्थर वगैरह कुछ, यहाँ से तो सिर्फ लावा ही है, लावा है, मैग्मा पिघल रहा है, सिर्फ लावा है और कुछ भी नहीं है। बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई प्रेशर है। ठीक है, तो क्रस्ट में कौन से तत्व पाए जाते हैं? क्रस्ट में हमने अभी आपको बताया क्या पाया जाता है, सियाल। ठीक है ना, सियाल, सियाल ये शॉर्ट फॉर्म है याद करने का, सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, बीच में क्या पाया जाएगा मेंटल वाले में, तो सीमा, क्या बोलेंगे, सीमा, सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम। फिर लास्ट में क्रोड वाले हिस्से में पाया जाता है नीफे, नीफे निकिल और फेरट। ठीक है, निकिल और लोहा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एंड पॉइंट है 6371 किलोमीटर। ठीक है, देखिए एक नोट दिया हुआ है यहाँ पे जो आपके एनसीईआरटी में बताया गया था। विश्व की सबसे गहरी खान 4 किलोमीटर साउथ अफ्रीका में, यहाँ भी मैंने बताई है, साउथ अफ्रीका में स्थित है विश्व की सबसे गहरी खान जो कि 4 किलोमीटर की है। और तेल की गहराई के लिए 6 किलोमीटर की खुदाई भी उसमें की जा चुकी है। ठीक है, याद रखिएगा, नोट के रूप में आपके एनसीईआरटी में है इसलिए मैंने भी लिखवा दिया। अब बात करते हैं आगे। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है, मतलब पृथ्वी के आयतन का 1% हिस्सा ही क्रस्ट है, क्रस्ट, पर्पटी, भूपर्पटी कह सकते हैं। और 84% मेंटल है और 15% हिस्सा कोर है। पृथ्वी की त्रिज्या 3671 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 3671 किलोमीटर। उसमें से जो आप देखेंगे जो सबसे पहले ऊपर वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, इसको हम कहेंगे क्या, पृथ्वी के जो ऊपर का है क्रस्ट, मात्र कितना है वो 1% है। बीच वाला जो हिस्सा है वो कितना है 84 पर, यानी सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है मेंटल का आता है। ठीक है ना, मेंटल का आता है 4%। और फिर सबसे नीचे वाला जो हिस्सा आप देखेंगे वो कितना है, वो है 15%। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका परसेंटेज याद रखिएगा, 1%, 84% और 15%। कुछ नोट है जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्योंकि देखिए पूरा चैप्टर का पेज हम नहीं करा रहे हैं आपको लाइन बाय लाइन, बिकॉज उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम क्लास 6th 7th के बच्चों को बताने के लिए जो आपके लायक है भी नहीं। ठीक है ना, इसलिए मैंने सोचा कि ये नोट्स मेरे जो है आपके काम आएंगे, इसलिए मैंने सोचा टू द पॉइंट एग्जैक्टली वही पढ़ाया जाए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और मेरी ये मेहनत आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब है इग्निस। इग्निस का मतलब क्या होता है? इग्निस लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ होता है अग्नि, मतलब इग्निस जो है एक लैटिन शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है अग्नि। ठीक है, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री शब्द सेडिमेंट जिसका अर्थ होता है स्थिर। मेटामॉर्फिक एक ये ग्रीक शब्द है, मेटामॉर्फिक जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। ये 3 शब्द आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तीनों शब्द को याद कर लीजिएगा। पता है ये क्वेश्चंस बीच बीच से निकल के कब पूछते हैं और हम लोग को लगता है आउट ऑफ सिलेबस आए हुए हैं। नोट कर लीजिए, 3 शब्द नोट के रूप में आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इग्निस लैटिन शब्द है, इग्निस का मतलब होता है अग्नि। ठीक, सेडिमेंट्री ये भी लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है स्थिर। मेटामॉर्फिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है रूप परिवर्तन। क्या होता है? रूप परिवर्तन। ठीक है, क्योंकि ये सेल वाला हिस्सा इसमें शामिल किया गया। अब हम थोड़ा सा सेल को पढ़ते हैं, सेल यानी चट्टानों को पढ़ते हैं। ठीक है, चट्टान आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चट्टान 3 प्रकार के बताया गया है। तो सेल का कितने प्रकार है? सेल के 3 प्रकार बताए गए हैं। एक है आग्नेय चट्टान जिसको इग्नेशियस कहा जाता है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, इग्नेशियस मतलब अग्नि, अग्नि। ठीक है ना। सेल अवसादी जिसको सेडिमेंट्री कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? स्थिर। ठीक है। सेल कायांत्रिक या मेटामॉर्फिक जिसका मतलब होता है रूप परिवर्तन हो जाना, यानी ये जो सेल होती है सेल कायांत्रिक अपना रूप जो है चेंज कर देती हैं। तो 3 प्रकार की सेलें होती हैं, आग्नेय चट्टानें या आग्नेय सेल,
अवसादी सेल, ठीक है, या फिर कायांतरिक या मेटामॉर्फिक सेल, इसको सेडिमेंट्री भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो अग्नि चट्टानें हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। अग्नि चट्टानों को समझिएगा। प्राथमिक सेल, हाँ, इनको कहा जाता है क्योंकि सबसे पहला कोई चट्टान बनता है तो वो अग्नि चट्टान ही बनता है, जिसमें क्योंकि जब लावा, आप देखिए ज़मीन के अंदर से जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो लावा निकलता है, ठीक है। तो वो लावा, अग्नि ऊपर ज्वाला, अंदर बन रहा है ज्वाला, एकदम लावा गरम गरम होता है, अग्नि ही होती है। इसलिए ऐसे जब ये लावा बाहर आते हैं तो वो बाद में पहाड़ों का स्वरूप ले लेते हैं, चट्टान बन जाते हैं और वो ठंडा होते हैं। बाद में ठंडा होने के बाद चट्टान का स्वरूप ले लेते हैं, जिनको अग्नि चट्टान या इग्निशियस कहा जाता है। इसीलिए इनको कहा जाता है प्राथमिक सेल और इग्निशियस, यानी अग्नि से बने हुए, ठीक है, इसलिए ये प्राथमिक सेल कहलाते हैं। फिर देखिए अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। जो लावा बाहर आता है, जो लावा बाहर आता है उसको कहा जाता है अंतर्वेदी। जैसे मान लीजिए विस्फोट हुआ ज्वालामुखी में, तो जब वो बाहर की तरफ आया और उससे चट्टानों का निर्माण हुआ तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अंतर्भेदी सेल, जो लावा बाहर आता है, ठीक है। और संरचना महीन, उदाहरण बेसाल्ट, दक्कन का पठार। हमारे भारत में जो दक्कन का पठार है वो जो है अग्नि चट्टानों का उदाहरण है। मतलब कि लावा बाहर आया, बाहर आने के बाद वो ठंडा हो गया और जिससे चट्टान का स्वरूप ले लिया और कोई ना कोई संरचना बन गया, तो ऐसे चट्टानों को कहा जाता है अग्नि चट्टान, जो कि हमारे भारत में एक बेसाल्ट चट्टानों का एग्जाम्पल है, दूसरा दक्कन का पठार, ठीक है। तो इसको अंतर्भेदी सेल बोलते हैं। जो अंदर से लावा निकला है पृथ्वी को के अंदर से, पृथ्वी के क्रैक से, इसके कारण से अंतर्भेदी सेल कहा जाता है। फिर बात करते हैं बहिर्भेदी सेल। बहिर्भेदी सेल क्या होता है? जो क्रस्ट के अंदर ठंडा हो जाए। मतलब बहिर्भेदी सेल वो होता है जो क्रस्ट के अंदर ही, मतलब पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसा, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें बहुत सारी दरारें भी होती हैं, तो कुछ होती हैं, कुछ बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो जो अंदर ही, जो क्रस्ट है ये अंदर ही ठंडा हो जाए, यहीं पास, बाहर ही ना निकल पाए, तो उनको कहा जाता है बहिर्भेदी सेल। क्रस्ट के अंदर ठंडा हो, जैसे ग्रेनाइट, और ऐसे चट्टानों को हम ग्रेनाइट चट्टानें कहते हैं। क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट चट्टान। तो समझ में आया होगा, आई होप आपको। प्राथमिक सेल के 2 उदाहरण, अंतर्भेदी, बहिर्भेदी। अंतर्भेदी जो भेद के बाहर निकल जाती है ठंडी होने के बाद, जैसे बेसाल्ट और दक्कन पठार जैसे एग्जाम्पल, जो लावा बाहर निकलता है। और लावा बाहर अगर नहीं निकल पाता है तो अंदर ही क्रस्ट में ही रह जाती हैं, तो उनको ग्रेनाइट चट्टान बन जाती हैं ठंडा होने के बाद, ठीक है। तो ये आपका पहला वाला हो गया। अब बात करते हैं सेल अवसादी चट्टानें। सेल अवसादी चट्टानें क्या होती हैं? यह सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। मतलब जो सेल होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जीवाश्म बन जाते हैं टूटने के बाद, तो इसको सेल अवसादी चट्टान कहा जाता है। स्थिर रहते हैं और फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे बहुत सारे अवसादों के कारण, बारिश, हवा, ठीक है, के कारण जो है पत्थर के टुकड़े टूट जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़े जीवाश्म बन जाते हैं। इनको सेल अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। फिर एक होता है सेल कायांतरित या मेटामॉर्फिक। ताप या दाब के कारण सेल में परिवर्तन होना। ताप या दाब के कारण सेल में परिवर्तन होना सेल कायांतरिक या मेटामॉर्फिक कहलाता है। उदाहरण, मतलब कि जैसे कोई चट्टान है, यही अग्नि चट्टान में धीरे धीरे परिवर्तन होता जाता है, फिर अवसादी चट्टानें बनती है, सेडिमेंट्री, फिर यही जो है कायांतरिक चट्टानें बनती है, फिर उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, जिसके कारण से उसमें भी कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। और ये फिर इनका रूप परिवर्तित हो जाता है और एक किस में कन्वर्ट हो जाती है? चिकनी मिट्टी में, स्लेट में, चूना पत्थर के संगमरमर में ये परिवर्तित हो जाता है। मतलब चिकनी मिट्टी जो होती है वो स्लेट में परिवर्तित हो जाती है, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये मेटामॉर्फिक के एग्जाम्पल है। ये तीनों बहुत, पूरी एनसीईआरटी आप जब 2-3 पेज कवर करेंगे तब इतनी सी चीज़ों को समझिए, और मैंने ये पूरा निकाल के आपको पहले ही बता दिया। टू द पॉइंट जो एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन है वही है, ठीक है। सेल चक्र क्या होता है समझिए, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सेल चक्र, सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया। मतलब एक चट्टान है और वो कन्वर्ट हो गई, दूसरे सेल में परिवर्तित हो गई, जैसे चूना पत्थर बन गया संगमरमर में,
तो यही रॉक साइकिल कहलाता है, सेल चक्र। इनके बीच की जो प्रक्रिया है, उनके बीच की जो प्रक्रिया है वही सेल चक्र कहलाएगा। ठीक है। मैग्मा क्या होता है, देखिए मैग्मा हमारी पृथ्वी के अंदर, मतलब पृथ्वी के अंदर से निकलता है, हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर से निकलता है मैग्मा। ठीक है। क्योंकि जब पृथ्वी होती है ना, उसमें गरम गरम लावा भरा हुआ होता है, तो वही मैग्मा के रूप में बाहर आता है। तो मैग्मा जब ऊपर की तरफ आया ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, तो वो क्या हुआ, ठंडा हुआ, और ठंडा होने के बाद क्या बना, अग्नि चट्टान बन गया। और वही अग्नि चट्टान बहुत सारे हवा, बारिश, धूप के कारण अवसादी चट्टानों में कन्वर्ट हो गया, और फिर वो टुकड़ों में टूट गया तो कायांतरित चट्टान बन गया, और फिर से वो जो है और टुकड़ों में टूटेगा, फिर से वो मैग्मा का रूप ले लेगा। यही एक सेल चक्र होता है। ठीक है। फिर और टुकड़ों में टूटेगा, फिर वो मिट्टी में मिलेगा, फिर वो अंदर की तरफ जाएगा। तो फिर ये होने वाली जो प्रक्रिया है, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो जाना, सेल साइकिल कहलाती है, सेल चक्र कहलाता है। ठीक है। तो हमारा चैप्टर 2 जो है यहाँ पे कवर होता है। बस आपको हमारी पृथ्वी के अंदर क्या चीज़ें हैं उसको समझना था, और इसमें आपका दिया हुआ है रॉक, सेल के प्रकार, उसको पढ़ना है। ठीक है। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा यानी पृथ्वी की गतियाँ। इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एकदम टू द पॉइंट आप देखिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैंने पूरे नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं एकदम क्लास। ये सारा नोट्स आपको लास्ट एंड में मिलेगा, जिस दिन लास्ट क्लास रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि एक साथ PDF है तो एक एक करके जाएगा आपके पास। तो आई होप आपको जो है चैप्टर 2 अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।